अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिल तहकीक से सैयद सफ़ीउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुदस्सिर हुसैनी साहब, जो सस्टेनेबिलिटी लॉज़ और हमारे एचआरएम से रिलेटेड मुख्तलिफ लॉज़ हैं, लेबर लॉज़, उनके रिलेटेड काम कर रहे हैं। इनका एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है सियालकोट की इंडस्ट्री से रिलेटेड। हम उनसे पूछते हैं कि सियालकोट की इंडस्ट्री में जो मेजर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, वो क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे खुशी भी है कि बिल तहकीक के प्लेटफॉर्म से इन टॉपिक्स पे बात होना शुरू हुई है। जो सियालकोट इंडस्ट्री है ना, उसमें जो सस्टेनेबिलिटी के जो मेजर इश्यूज़ हैं, बल्कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के भी ये कह सकते हैं। सबसे पहले है कि जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है ना, वो ज़ीरो है, बहुत कम है इस हवाले से। दूसरे नंबर पे ये है कि पुअर लेजिस्लेशन है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। अगर हम एनवायरमेंटल लॉज की बात करें तो कुछ जो एनवायरमेंटल लॉज है वो हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉपी पेस्ट कर लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ को हमने कवर नहीं किया और जो बहुत सारे एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस है डे टू डे वी आर फेसिंग, उस पर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। इसी तरह हम लेबर लॉज की बात करें तो वो हमारी बहुत ही जो पुअर एक किस्म की जो लेजिस्लेशन हुई है, या बहुत अपसोलीट किस्म की कह सकते हैं। लाइक फैक्ट्रीज एक्ट 1934 था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 था, फिर जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है वो 1965 का है, पंजाब फैक्ट्री रूल्स जो है वो 1978 के। तो लाइक दिस, तो वो एक 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 बद्दा एक जो एक लीगल सिस्टम है ना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कमिटमेंट लेवल है, बहुत सारे लेवल पे कमिटमेंट का फुकदान है जो इंडस्ट्री में, और बल्कि बहुत ज़्यादा जगह पे कमिटमेंट लेवल भी मौजूद है लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन कोई नहीं है, क्योंकि इस एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई नहीं है। इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। और इसके अलावा जो है, यहाँ पे लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज है। और सबसे बढ़कर ये है कि जो सियालकोट इंडस्ट्री है ना, ये एसएमईज है। तो जो स्मॉल और मीडियम लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो उनकी अफोर्डेबिलिटी भी उस तरह से नहीं होती कि वो कंसल्टेंट्स को हायर कर पाए, या वो एक टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंगेज कर सके। तो ये भी एक चैलेंज है। सर, जैसे आपने कुछ मेजर चैलेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए, लॉज की उस तरह के इम्प्लीमेंटेशन ना होना, या लॉज मौजूद ही ना होना, या आउटडेटेड लॉज होना। तो सर, ये जो लॉज मौजूद हैं, अब हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे इन्वायरमेंटल लॉज की आपने बात की, तो इन्वायरमेंटल लॉ जो कॉपी पेस्ट हुए हैं, तो वो क्या हमारा जो डेटा सेट है सब कॉन्टिनेंट का या पाकिस्तान की हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेबल हैं भी कि नहीं? नहीं, देखिए, जो एक एनवायरनमेंट है वो तो एक जो इकोसिस्टम है वो वो तो तो नेचुरल एक है। जैसा ही है। तो वो ये नहीं है कि यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे वो कवर अहाता नहीं करते तमाम एरियाज का। बिल्कुल। अगर मैं मिसाल देता हूँ, आज का स्मोग है, तो हमारा एयर क्वालिटी पे जो हमारे एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वजूद हैं, ठीक है, लेकिन उसको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा। नोबडी इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के वो जाए और जनरेटर्स की जो एमिशंस निकल रहे हैं, गाड़ियों के एमिशंस निकल रहे हैं, उनको मॉनिटर कर सके, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि उसकी सर्टन लिमिट्स हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या CO2 है, उनके सर्टन एक लेवल्स लॉ में डिफाइंड है, बट उसको कोई मॉनिटर नहीं कर पा रहा कि वो जो परमिटेबल लिमिट है उससे ज़्यादा है, कम है। तो ये बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है और लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो मौजूद है लॉ वो भी। और नई लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा लॉज है वो एक 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 कह लें कि लिमिटेड सर्कल के गिर्द घूमते हैं, उनको वसी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो हमारे लेटेस्ट जो हमारे चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल को, उसको कूप करने के लिए। सर, दूसरी बात आपने की थी इंडस्ट्री से रिलेटेड कि अब कमिटमेंट की कमी है, फाइनेंसिस की कमी है। तो सर, सियालकोट, जैसे अगर सिर्फ मैं सियालकोट की बात करूँ, सियालकोट ने एयरपोर्ट बना लिया मिलजुल के, सियालकोट ने अपनी रोड्स काफ़ी खुद बनाई हैं, ड्राई पोर्ट हमने खुद बनाए हैं, तो क्या हम ये चीज़ें मिलजुल के नहीं कर सकते? अच्छा, पहले नंबर पे मैं ना ये सियालकोट के हवाले से ना, ये जो हम जब लफ्ज़ इंडस्ट्री बोलते हैं ना, एक कोई ले पर्सन जब सुनता है तो वो समझता है कि इंडस्ट्री का मतलब है पोल्यूशन और वो जो है उसके इल इफेक्ट्स ही हैं अपने जो एक जनरल एनवायरनमेंट पे या कम्युनिटी पे। जबकि ये सियालकोट जो इंडस्ट्री है ना, पहले नंबर पे ये है कि इसकी जो एनवायरनमेंट पे उस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कम है। कम है।
एज कम्पेयर टू Other industries. अदर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट्स इंडस्ट्री है ना, तो हमारे कट टू पैक प्रोसेस है, बिल्कुल। तो उसमें कोई एज सच कोई हैजार्डस कोई ऐसे जो है ना वो ऐसी कोई एमिशंस नहीं है या कोई ऐसी डिस्चार्जेस ऐसी नहीं है। और इसी तरह जो हमारी सर्जिकल लाइन है उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसका जो इंडस्ट्री तो मौजूद है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत कम है जो हार्मफुल इम्पैक्ट है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो हमारे सियालकोट की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, दे आर हाईली कमिटेड। और ये क्योंकि ये लोग ओवरऑल इंडस्ट्री के लोग हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, इनको इंटरनेशनल लॉज इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स का पता है, और क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स का उनका बखूबी अंदाज़ा है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जाके देखते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे आके। और इन जो हमारी सियालकोट की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ये नीट एंड क्लीन और सेफ़ है, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज भी उस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे कमिटमेंट लेवल मौजूद है और बड़े लेवल पे कंप्लाइंस भी हो रही है सियालकोट में, लेकिन फिर भी जो ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको इम्प्रूव किया जाए। सर जैसे आपने बताया कमिटमेंट भी मौजूद है, कंप्लायंस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें कुछ बैकड्रॉज रह जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर वो मसला नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है हम और किस्म के लोग हैं, हमारा कल्चर और हमारा वर्क एथिक्स और किस्म के हैं, हमारा वर्क कल्चर और किस्म के, तो कुछ इशू स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए हैं, तो उसके ऊपर कोई R&D होना, कोई रिसर्च होना वो ज़रूरी नहीं है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या उस तरह की कोई रिसर्च करती हैं या नहीं करती? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरा यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और मैं उनसे शिकवा भी करता हूँ कि हम जो है ना सिर्फ बुकिश ग्रेजुएट फेंक रहे हैं और रिसर्च बहुत कम है यूनिवर्सिटीज़ पे। एकेडमिया में बहुत कम रिसर्च है और जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज जो है वो भी बड़ा वीक है, और जो इंडस्ट्री लेवल पर रिसर्च है वो भी बड़ी वीक है। और ये काम जो हमें यहाँ पे करने चाहिए वो खासतौर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो वहाँ के बायर्स हैं वो रिसर्च करके वो अपनी रिक्वायरमेंट हम पे इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने लेवल पे ये रिसर्च करेंगे तो वो हम उनको मज़ीद डिलाइट करेंगे कि हम ये कंप्लाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हमारी बिजनेस जो है ना वो और बढ़ेगा। तो दरअसल ना लैकिंग बहुत ज़्यादा है R&D में, इवन के एक R&D के अलावा जो एक चीज़ें सामने है उसके लिए भी हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, जो पाकिस्तान को ना GSP प्लस स्टेटस यूरोप ने दिया है। बिल्कुल। अब GSP प्लस का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हमारा कंपिटिटिव एडवांटेज है कि हम जिस तरह जिनके पास GSP प्लस स्टेटस नहीं है हम उनको इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, बट हम जो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की उनके लिए उनके बायर को इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, लेकिन यहाँ से नहीं पड़ती। उसको फ़ायदा है पाकिस्तान से बाय करने का। लेकिन जब ये GSP प्लस स्टेटस मिला तो उसके साथ तकरीबन कोई 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रेटिफाई किए थे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। लेकिन वो हमने रेटिफाई तो कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म कोई उस तरह से नहीं बनाया गया, उस पर रिसर्च नहीं की गई कि हम उन कन्वेंशंस को कैसे कंप्लाई करेंगे। तो वो ये लैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। और देखें, हमें ज़रूरत पता किस चीज़ की है कि जो सियालकोट इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, हम बिज़नेस कर रहे हैं ग्लोबली, और मेनली हम US यूरोप में या और डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। हमने देखना है कि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डे बाय डे चेंज हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, जो सस्टेनेबिलिटी के मेन पिलर्स हैं, जिस तरह के एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, सोशल सस्टेनेबिलिटी है या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। तो एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर बहुत कॉन्शियस है वेस्ट, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। तो हमने यहाँ पे रिसर्च करके अपने ऑपरेशंस को इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और जो है ना वो इतना बनाना है ताकि हम कंप्लाई कर सकें उनकी रिक्वायरमेंट से। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट पे बात चली गई है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जो हमारे एमिशंस हैं कार्बन के, जो CO2 एमिशंस हैं,
जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही हमारी एबिलिटी हो कि हमारे पास इतने नेचुरल सोर्सेज हो कि उसको ऑब्जॉर्व कर सकें, ठीक है। तो हमने बैलेंस रखना है। अब वो यूरोप ने में तो लेजिस्लेशन स्टार्ट हो गई है इस पे। अब जब लेजिस्लेशन स्टार्ट हो गई है तो वहाँ के जो बायर्स हैं उनके लिए मस्ट है कि उन्होंने कंप्लाई करना है और अपनी सप्लाई चेन पे भी इम्प्लीमेंट करना है, और सप्लाई चेन में हम हिस्सा है, हम मैन्युफैक्चरर हैं उनके, तो वो चीज़ें फ्लो करेंगी हम हम तक। पे तो हमने, और फिर उन्होंने स्टेप्स बना दिए हैं कि 2030 तक इतना होगा, 2050 तक तो बिल्कुल नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट पे चले जाना है। तो जब उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, उसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। हमने रिसर्च करनी है कि हमने उसको कैसे जो है अचीव करना है। मिसाल के तौर पर कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमने अपने जो एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करना है। मिसाल के तौर पर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक सोलर हो गया, विंड एनर्जी। जो हमारी जो ये जिसे हम हाइडल पावर है जो हमें मिलती है थ्रू वापडा, बिल्कुल। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि पानी से बनती है, हम्म। ठीक है। रिसोर्स जो है कंज्यूम नहीं होता, और क्योंकि उसकी लोड शेडिंग है हमारी जो है वो मिलती नहीं है, तो उससे जनरेटर चलते हैं। जब जनरेटर चलते हैं तो वो आपके CO2 एमिट करता है, वो हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए। तो वो ये है कि आपको हाइडल पावर जो गवर्नमेंट की आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जब आपको जनरेटरों पे ना जाना पड़े, आप सोलर पावर पे चले जाए, जिससे आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। तो वो जो सोलर एनर्जी होएगी वो भी रिन्यूएबल है, क्लीन एनर्जी है, बिल्कुल। ठीक है। फिर हमारी जो एम्प्लॉय कैरियर बसेस हैं कंपनीज की, हम उन या जो कंपनी ऑपरेशंस में बसेस यूज़ होती हैं, हम उनको इलेक्ट्रिक बसेस पे जा सकते हैं। तो ये हमारे वैसे छोटे छोटे मिशन हैं, तो हम रिसर्च करके उसको भी हम कंप्लाई कर सकते हैं जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल सर। सर उसके बाद अगर जैसे आपने बात की हम कंप्लाई कर सकते हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई जैसे डायरेक्टर या कोई CEO समझ रहे हैं इन चीज़ों को और वो कंप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका विजन क्या होना चाहिए इससे रिलेटेड, कि वो किस तरह इस चीज़ को, सस्टेनेबिलिटी को किस विजन से देखे, एज ए इन्वेस्टमेंट देखे, एज ए लाइबिलिटी देखे, किस तरह देखना चाहिए उसको, इस चीज़ को। कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो CEO है, डायरेक्टर है, मेरा तो उनको, जिस तरह आपने कहा कि उसको कैसे देखना चाहिए, उसको ऐसे देखना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी मीन्स बिजनेस। आपकी अगर आप कंप्लाई नहीं करते जो सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं, आप उसको कंप्लाई नहीं करते तो आप बिजनेस से आउट हैं। आप जो सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस मींस बिजनेस, तो इससे अगर अगर जितनी आपकी बिजनेस करने के लिए कमिटमेंट है ना, उतनी ही आपको कमिटमेंट चाहिए है इन चीज़ों से कंप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो उनकी ये जो है ना, ये स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ शामिल होनी चाहिए बिजनेस की। और इसको और वो और कमिटमेंट जो है ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट को फुली कमिटेड होना पड़ेगा। अगर जिस किसी इंडस्ट्री में लैग कर रही है चीज़, उसको उस पर जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिजनेस से आउट हो जाएंगे। और मैं नाम नहीं लेता, मेरी काफ़ी इस पर भी रिसर्च है। दूर किया जाना है, सियालकोट में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी नॉन कंप्लायंस की वजह से ही क्लैप्स कर गए। तो ये एग्जांपल जो है ना, ये भी एक वेकअप कॉल है कि उनकी कमिटमेंट लेवल जो है वो हाई रहना चाहिए। सर इसी के साथ साथ हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, हम कंप्लायंस की बात करते हैं, उसमें ट्रेनिंग्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो आपकी वर्कफोर्स है वो ट्रेंड हो, जो आपकी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के बाद जो आपकी प्रोडक्शन ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, उसको उसके साथ भी आप अपना विजन कन्वे कर सकें, ताकि आपकी जो इंडस्ट्री बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है, ताकि आपकी पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इससे रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह आपको लगता है कि सियालकोट की इंडस्ट्री में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि इस तरह की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स अवेलेबल है? मुझे नहीं लगता कि अगर हम पिछले 1 साल में देखें ना, ख़ास तौर पे जो सस्टेनेबिलिटी पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सियालकोट में हुई हो। हाँ, ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन वो भी सेमिनार टाइप या वर्कशॉप छोटी मोटी हो गई। लेकिन जो इंटेंसिव ट्रेनिंग, जो जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग, वो बिल्कुल नहीं हो रही। असल में ना इसके पीछे बड़ी वजूहत हैं जो अब हमें एटलीस्ट जो कलेक्टिव लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। वो ये है, जिस तरह सियालकोट ने एक कलेक्टिवली एयरपोर्ट बनाया, एयरलाइन बनाई, इसी तरह ये इसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना,
इसको भी इसी तरह एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे इनको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर फियर होता है हर कंपनी में कि जब हम अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, जब ट्रेन करेंगे वो उनकी स्किल पॉलिश होएगी, कैपेसिटी बिल्ड होएगी, वो उनकी मार्केट वर्थ बढ़ जाएगी, वो उसका कोई और कंपटीटर या कोई और इंडस्ट्री उसको ज़्यादा पे ऑफर पे ऑफर करके उसको जो है ना वो ले जाएगा। तो इस वजह से वो ये भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा इस पे कि हमने इस तरह से नहीं देखना। वो एक बड़ी लिंक्डइन पे भी एक सीएफओ की सीईओ की एक बात अमूमन वायरल होती रहती है कि वो सीएफओ ने कहा सीईओ को कि अगर हम एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो चले जाएंगे, जब इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनकी जो है जो कैपेसिटी बिल्ड होएगी तो ये तो रहेंगे नहीं, इधर तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो सीईओ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अगर हमने इन पे इन्वेस्ट ना किया, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी जो हमने डेवलपमेंट ना की, तो ये स्टे यहाँ पे कर गए, ये ज़्यादा डिजास्टरियस है, क्योंकि वो एक जो है अनट्रेन रिसोर्स जब हमारे सिस्टम में रहेगा तो वो एक डैमेजिंग होगा बिजनेस के लिए। तो बात रिसर्च की फिर आ जाती है कि ट्रेनिंग के पीछे भी रिसर्च होती है। ठीक है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी होती है, वो एक साइंटिफिकली करनी होती है। ये बड़ा इजी नहीं होता, उसको साइंटिफिकली आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको ट्रेनिंग किस किस्म की चाहिए और उसके कंटेंट्स क्या हैं और वो सारी चीज़ें, वो सब करने के लिए रिसर्च है। और रिसर्च में मज़े की बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में रिसर्च मेथडोलॉजीज बल्कि जो रिसर्च मेथड्स हैं उस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि जो रिसर्च मेथड्स हैं उस पर लोग ट्रेन हों, उनको पता हो कि हमने रिसर्च करनी कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लैक कर रही हैं ट्रेनिंग पे भी, और कोई भी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कोई नहीं हुई। ज़्यादा से ज़्यादा होती है कोई नई लेजिस्लेशन आती है, एफबीआर की आ गई या कोई स्टेट बैंक की आ गई या कोई कस्टमर की तरफ से कोई नई चीज़ आ गई, फटाफट हम फायर फाइटिंग करते हैं, कुछ सेमिनार या कोई वर्कशॉप अरेंज की, बस जी ये तस्वीरें लगा दी वेबसाइटों पे, ये ट्रेनिंग हो गई है। लेकिन नहीं, हमें इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। हमें शॉर्ट ट्रेनिंग्स और जो मीडियम पीरियड की और लॉन्ग जो पीरियड की ट्रेनिंग्स जो है ना वो डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। और सर आप बार बार रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजीज की भी हम बात करें तो सर आपने जैसे डिफरेंट कंपनीज के अंदर आप सर्विसेज देते रहे अपनी लॉ के रिलेटेड, एचआर के रिलेटेड, तो रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सस्टेनेबल होते हैं कि वो भी फायर फाइटिंग ही हो रही होती है उस टाइम पे भी? देखिए, रिसर्च जो है ना बड़ी अच्छी भी रिसर्च हुई है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, हमारे रिसर्चर बड़े अच्छे भी हैं और वो सस्टेनेबल होती है अगर रिसर्च, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। जब उस पे जो एक रिसर्च मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट करके एक प्रॉपर रिसर्च होएगी तो वो बेनिफिशियल ही है, चाहे वो पाकिस्तान में हुई है चाहे क्योंकि आप देखें वो रिसर्च पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में हुई है, अमेरिका में हुई है, वो फ्रूटफुल ही है। ठीक है, तो वो जो पाकिस्तान में भी हुई है रिसर्च जितनी हुई है वो फ्रूटफुल है, लेकिन वो बहुत कम है, हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सस्टेनेबिलिटी में। जब मैंने पहली दफ़ा 2005 में मैंने ना एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का लीड ऑडिटर का कोर्स किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ जी, मैंने बड़ी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग ले ली है। तो जब मुझे पता चला कि उस वक्त पता चला, आज से कोई 22-23 साल पहले कि पता चला कि ISO 14000 किड्स प्रोग्राम मौजूद है और वो जापान जो है वो बड़े लेवल पे चला रहा है। जापान के अंदर जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो 5th ग्रेड के बच्चे हैं, वो अपने घरों में ISO 14000 किड्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो अपने घर की एनर्जी मेजर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, वो अपने घर की वेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो घर के अंदर जो नेचुरल सोर्सेज की कंजप्शन है उस पर काम कर रहे हैं कि पानी हमारा लीकेज वगैरह ना हो, और फिर वो अपने जो एयर एमिशंस हैं, इवन आप उनके किचन में या बाकी जो है उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं।
अब मैं कहा ये तो पाँच साल के जो सॉरी 5th ग्रेड के बच्चे इस पे काम कर रहे हैं। तो अब वो उस वक्त की बात है, लेकिन वो जो जब वो आगे आएंगे तो वो डेफिनेटली एक अच्छे सिटीजन के तौर पर वो सामने आएंगे, और इसी तरह से नेशंस जो है वो तरक्की करती हैं। एग्जैक्टली सर, वो सबसे मुहज्जम नेशन कहलाती है पूरी दुनिया जी में, बिल्कुल। कोई बात तो है उनमें। ये सर इसी तरह हमने बिल्तहकीक के हमने बनाया एक्सटेंडेड रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम रिसर्च जो है ना वो अपने मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करें, हर लेवल पर रिसर्च हो और सस्टेनेबल रिसर्च हो। उसके अंदर आप अपने KPIs आइडेंटिफाई करें, आप अपने गोल्स बनाएं, गोल्स जो आपके हों सस्टेनेबल हों। तो आपका क्या ख्याल है कि इंडस्ट्री को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इस तरह के स्टैंडर्ड के अपनी? बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड है जी। ये गोल से ही बंदा आगे बढ़ता है। तो ये जो गोल है ये हर इंडस्ट्री को अपनी अपनी जो ऑपरेशंस और अपनी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वो भी रिसर्च करके स्मार्ट किस्म के गोल्स बनाएं और बड़ा रियलिस्टिक होकर उन पे काम करें, उसके लिए फंडिंग रखें और वहाँ पे जो टेक्निकल रिसोर्स डिप्लॉय करें। और जब वो आप उस पे काम करेंगे तो आप अचीव भी करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने एक इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पे बल्कि मेरे ख्याल में सियालकोट में वही एक जो है सॉरी एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस पर कुछ काम हुआ था। कुछ मैंने उस पर रिज्यूम किया कि जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको उसकी ट्रीटमेंट करके उसको हम डिस्चार्ज कर रहे थे। इवन उसमें जो ट्रीटेड वाटर था उसमें मछलियाँ जोड़ सकते हैं, वो इतना वो फिर मेरा अगला प्लान था कि उसको हम रिसाइकल करें। ये सियालकोट में मौजूद है और वो प्लांट चला। लेकिन जब हम बात फिर वही आ जाती है, मैं घूम के ओवरऑल इंडस्ट्री पे बात करता हूँ कि अगर एक इंडस्ट्री वाला ये काम कर सकता है क्योंकि उसने इसको अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। ऑब्जेक्टिव इस वजह से बनाया क्योंकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। जब उसने अपने उसको शामिल किया, उस पर दिन रात काम किया और उसको अचीव भी किया। जबकि मैं शुरू दिन से सुनता आ गया हूँ कि सियालकोट में जी वो क्रोम रिकवरी प्लांट नाम से था, पहले प्रोजेक्ट था, वो भी फ्लॉप हुआ। फिर जी इधर टेनरी जोन में भी यूनिट और बाकी गवर्नमेंट के फंडिंग से और इंडस्ट्रियलिस्ट की फंडिंग से वहाँ पे भी प्लान था। लेकिन मैंने आज तक जो एक बड़े लेवल पे कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो चलता नहीं देखा जो इस पे एनवायरनमेंट के हवाले से है। और ये चीज़ जो है ना, ये चैम्बर लेवल पे इसको उठाने की ज़रूरत है कि जो सियालकोट चैम्बर है वो सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाए और इंडस्ट्री के लिए गोल पहले बनाए जाए। फिर वो नीचे फिर हर कंपनी अपनी कंपनी लेवल पे वो गोल बनाए और उनको अचीव करने के लिए उस पर काम करे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो सियालकोट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे आर वेरी टैलेंटेड, दे कैन डू, उनमें एबिलिटी है कि वो ये कर सकते हैं। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। सर अब आखिरी कोई आप अपना प्रोग्राम जैसे हमने अभी दी है इसी तरह आपको प्रोग्राम छोटा सा दे सकें हमारी यूथ को कि क्या इम्पोर्टेंस है एक प्रॉपर जर्नी जो है। हमारी यूथ बहुत जो है ना रेस्टलेस है अभी, क्या जर्नी होनी चाहिए एक इंसान की फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेशनल लाइफ, क्या जर्नी उसको इख्तियार करनी चाहिए? जी बहुत अच्छा। मेरा पैगाम सबसे पहले स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो यूथ के लिए है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं और रिसर्च करें। आप सिर्फ फायर फाइटिंग ना करें, आप जहाँ से आपने ज्वाइन किया है, जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे रिसर्च करके आगे लेके जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप करें, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से करें कि जो सस्टेनेबल हो, आप फ्यूचर में ऊपर जाके क्लैश ना कर जाए। ठीक है, इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, सोशल सस्टेनेबिलिटी की और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, और इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। हमारी यूथ को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए ताकि वो बाकी लोगों के लिए जो है ना वो एक ज़रिया बने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का।
और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें जो इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें सबको एक्सेस हासिल हो। तो इसी तरह से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आएगी। और जो यूथ है वो जब बिजनेस में आए तो वो साथ साथ एनवायरनमेंट और सोशल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको कंप्लाई करे। जब वो करेगी तो तभी वो एक अच्छे लेवल पे जाएगी। मिसाल के तौर पर आप अपने एमिशंस पे काम करें, वेस्ट पे काम करें, एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करें, फिर आप चाइल्ड लेबर से नो टू चाइल्ड लेबर होनी चाहिए। आपकी जो बिजनेस है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हरासमेंट ना हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप बिजनेस का पार्ट बनाएं, सिर्फ प्रोडक्ट प्राइसिंग पे ना रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके आए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे काम करें। एक्सपोर्ट पे काम करेंगे तो फॉरेन जो एक्सचेंज आएगी और मुल्क को डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है। तो ये है कि एक सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस को साथ लेके चलें। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू थैंक फॉर यू, योर टाइम। वेलकम।